जी अस्सलाम वालेकुम। लाकत इंडस्ट्रीज़ में छोटी सी गलती फिर रहेगी। अच्छा, वैसे तो मैंने ये सोचा था कि बच्चों को आज नहीं बताऊंगा, कल भी नहीं बताऊंगा, 2-3 दिन में उतारूंगा। थोड़ी शर्म शर्म भी फील हो रही थी, लेकिन बताए बगैर चारा भी नहीं था, क्योंकि मामला तो अल्लाह के साथ है। तो आखिरत में अकाउंटेबल हो जाता है बंदा। लेकिन मेरी मुश्किल एक बच्चे ने आसान कर दी। जब मैं पिछली क्लास में एंटर हुआ तो उसने वो वाली वर्किंग सामने करके रखी हुई थी कि सर ये थोड़ा सा मसला हो नहीं गया था। मैंने कहा हाँ यार बिल्कुल हो गया था, जज़ाकल्लाह यार। तो वो सोल्यूशन कॉपी हो चुका हुआ था। तो मैंने कहा था भाई कर लेंगे, वो बल्कि बुलाया टीए को, मैंने कहा कॉपी करके अभी दे देते हैं। तो वो सोल्यूशन आ चुका है। एंड पे टाइम बचा तो थोड़ी सी बात कर लूँगा, वरना वो लेके जाइएगा, ठीक है। असल में वो बात भी कर ही लेते हैं, फिर सवाल को देख के भी कर लेंगे। जब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का इम्पैक्ट हम रेक्टिफिकेशन का एसेट में डाल रहे थे, तो रॉन्ग का भी तो एक्यूमुलेशन का इम्पैक्ट एसेट पे ही पड़ना चाहिए था। वो रीडू करते हुए हम मिस कर गए थे, ठीक है। तो उसको भी हमने दोबारा देख लिया था, वो इंशाल्लाह देख लेते हैं, कोई इशू नहीं है इतना बड़ा। ओके, आज बात करनी है जो मैंने आपसे सबसे पहले एक उसूल डिस्कस किया था, ठीक है। तो हमने एक उसूल बनाया था कि बैड डेट को हम क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। तो आपने हेडिंग बनाई, जल्दी से हेडिंग बनाए अपने रजिस्टर पे। कॉन्सेप्ट 3 चीज़ें आज डिस्कस होनी है हमारी पहले, उसके बाद फिर हम डायरेक्ट मेथड के ऊपर मूव करेंगे, तफसील से सवाल करेंगे। होमवर्क वाले क्वेश्चन डिस्कस नहीं किए, क्योंकि उससे ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन, उससे ज़्यादा हैवी क्वेश्चन वो हमने क्लास में कर लिया, जिस वजह से वो क्वेश्चन एड्रेस हो गए। अगर कोई मसला है भी तो, नहीं होगा तो फिर इस पर बात कर लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। ओके, और जो क्वेश्चंस रह रहे हैं, जैसे 9 डिस्कस होने से रह रहा है, अभी रह रहा है तो कोई मसला नहीं है, वो यहीं पे है, कहीं जाएगा नहीं। हम अगले टॉपिक पे मूव करने से पहले इन मसाइल को हल कर लेंगे। एक शक्ल नज़र आई मुझे, उसने मुस्कुरा के मुझे देखा तो मैंने उसका भी जवाब दे दिया, ठीक है जी। ओके, उसूल मैंने आपको ये लिखवाया हुआ है कि बैड डेट्स को इग्नोर करना, कैश फ्लो के सवालों में बैड डेट को इग्नोर करना। वो उसूल जिस मेथड में लिखवाया था वो उसी मेथड का था, ठीक है जी। तो हम हेडिंग बनाएंगे आज इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है जी। इनडायरेक्ट मेथड में मैंने आपको एक उसूल लिखवाया था, इग्नोर बैड डेट रिटर्न ऑफ। इग्नोर, बल्कि यूं कह लें, इग्नोर बैड डेट एक्सपेंस इन कैश फ्लो क्वेश्चंस, यही लिखवाया था रूल। ओके, अब इस रूल को हम प्रूव करते हैं। फिर एक छोटा सा और रूल भी है, उसको भी देख लेंगे। एक डाटा बेसिक सा अज्यूम किया है, वो डाटा सारा, ठीक है। नोट करने की शायद ज़रूरत आपको इसलिए नहीं है कि हैंड आउट आपके पास जो है उसमें वही डाटा होगा, बट वो हैंड आउट आपने तब देखना है जब यहाँ पे मैं पूरी डिस्कशन ख़त्म कर लूँ, ठीक है। जब पूरी डिस्कशन में ख़त्म कर लूँगा तो वही चीज़ें हैंड आउट पे लिखी होंगी। अभी हैंड आउट पढ़ेंगे तो समझेंगे कुछ नहीं, वो सिर्फ इसलिए है ताकि आपको नोट करने में टाइम ना लगे, ठीक है। डाटा अज्यूम किया हमने, एक डेटर का लेजर होने वाले भाई नज़र आ जाएगा, और एक, बल्कि मुझे लगता है मुझे ये 2 लेजर्स यूज़ कर लेने चाहिए, ठीक है, फिर बाद में मिटा देंगे बीच वाला डाटा। डेटर्स, मैं वही डाटा यूज़ कर लेता हूँ, आपने नहीं देखना। ब्रॉड डाउन इसका है 60। सवाल में गिवन होती हैं चीज़ें, ठीक है। सवाल में सेल्स प्रॉफिट एंड लॉस में गिवन थी, वो 654, कैलकुलेटर हाथ में रखना है। सवाल में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी रख लेते हैं यहाँ पे साथ, ठीक है। सवाल में बताया गया था बैड डेट्स रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द ईयर हैं 6 रुपये, ठीक है जी। जल्दी जल्दी जल्दी। तो बैड डेट की एंट्री क्या होती है, बैड डेट रिटर्न ऑफ की एंट्री क्या होती है जी, बैड डेट रिटर्न ऑफ, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट डेटर, और फिर उसको भी ट्रांसफर करके कहाँ फेंक लिया करते हैं। तो मैंने आपको ये कहा था कि आप ना इकट्ठी ही एंट्री कर लिया करें। बैड डेट लिख के उसको ट्रांसफर करने की बजाय, ये ज़्यादा सिंगल एंट्री में रिवीजन की थी, मैंने कहा था डायरेक्ट ही एंट्री पोस्ट किया करो, प्रोविजन डेबिट डेटर क्रेडिट। यहाँ पर लिख लिया करो बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, यहाँ पे भी लिख लिया करो बैड डेट्स रिटर्न ऑफ। ये सवाल में गिवन था।
जो आज तक हम इग्नोर करते आए। प्रूव ये करने लगे हैं कि इग्नोर करके भी काम कैसे चल जाता था, हालांकि ये तो नॉन कैश एक्सपेंस था। ठीक है, अभी देखेंगे। बहरहाल ये सवाल में गिवन था, क्लोजिंग भी सवाल में गिवन है। आप मुझे कैश की फिगर बैलेंसिंग निकाल के दें, ताकि आप ये ना कहें हो सर कैश तो आपने खुद ही लिखा था। ये डाटा मैंने आपको दे दिया है, आप कैलकुलेटर्स ओपन करें, कोई हैंडआउट नहीं ओपन करें। ये फिगर 568 की फिगर ये आप लोगों ने कैलकुलेट की है बेटा। सारी चीजें मैंने आपको वो बताई हैं जो सवाल में गिवन हुआ करती थी। ओपनिंग क्लोजिंग सवाल में होता था, सेल्स प्रॉफिट एंड लॉस में से आया, बैड डेट, ये सब गिवन था। कैश की फिगर गिवन नहीं है, आपने कैलकुलेट की है। ठीक है, उसके बाद प्रोविजन का डाटा क्या गिवन है जी, फिलहाल गिवन करके करते हैं, फिर मैं इस मेथड के लिए सारा कुछ चेंज करूंगा। फिलहाल हम बात कर रहे हैं इनडायरेक्ट मेथड की। ठीक है, अभी ये सारा कुछ तो अगले सवाल के लिए है, मैंने बस अपनी एफर्ट बचाई हुई है, टाइम तो उतना ही लग जाता है, अपनी एफर्ट बचाई हुई है। ठीक है, इसलिए उसको ना देखें आप, फिलहाल यहाँ पे फोकस करें आप जी। प्रोविजन का उन्होंने बताया जी 3 रुपए साल के शुरू में प्रोविजन थी और 7 रुपए साल के एंड पे। आप निकालें बैलेंसिंग फिगर जी। प्रॉफिट एंड लॉस में मैं लिख लेता हूं बैड डेट एक्सपेंस की फिगर, जो प्रॉफिट एंड लॉस में जाया करती है फिगर। ठीक है, वो फिगर बैलेंसिंग आप लोगों ने कितनी निकाली, 10। ठीक है जी। अब हमारा रूल नंबर 1 क्या था, प्रोविजन को छोड़ें जो हम इग्नोर करते थे, उसको तो देख ही लेते हैं। हमारा रूल नंबर 1 क्या था, हमारा रूल नंबर 1 यह था कि हम बैड डेट को इग्नोर करेंगे कैश फ्लो के सवाल में। अब दिल में आती थी कि ये तो नॉन कैश है। ठीक है, अब टोटल यही डाटा है हमारे पास। देखें, अगर सारे सवाल में इस चीज को प्रूव करना हो तो मुश्किल हो जाएगा ना, समझ नहीं आएगी। इसीलिए सिर्फ एक सेल अज्यूम की 654 नजर आ रही है, सिर्फ एक डेटर का लेजर अज्यूम किया। ठीक है, और बैड डेट एक्सपेंस प्रॉफिट, अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो हमारा बना करता था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है जी, इनकम स्टेटमेंट जिसे कहते हैं, ये इनकम स्टेटमेंट में और कुछ भी नहीं है। ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए और कुछ भी नहीं अज्यूम करेंगे तो समझ आएगी ना बात। ठीक है जी, सेल्स 654 थी, कोई और चीज गिवन नहीं थी, लेस एक एक्सपेंस है। कितना एक्सपेंस आया प्रॉफिट एंड लॉस में, 10 रुपए का। ठीक है जी, आपने बैड एक्सपेंस को इग्नोर किया, बैड एक्सपेंस को इग्नोर किया, यही किया ना। बहरहाल प्रॉफिट की फिगर तक आते आते तो ये माइनस हुआ होता था ना, यही तो तकलीफ हो रही होती थी जहनों के अंदर कि ये तो प्रॉफिट की फिगर तक आते आते माइनस हुआ होगा, तो हुआ है, नजर आ रहा है आपको। अब पीबीटी क्या है, 644। मैंने कहा टैक्स कोई नहीं है फिलहाल, तो पैड भी यही है। अब आपका कैश फ्लो का स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, पीबीटी। करें, कैश फ्लो बनाते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट की बजाय आप ऐसे ना आपको आदत हो जाए, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज नाम होता है इसका। ठीक है जी, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, और मेथड है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट मेथड में आपका स्टार्टिंग पॉइंट होता था, अच्छा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ही होंगे हम, आगे तो नहीं जा सकते फिलहाल, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है जी, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में स्टार्टिंग पॉइंट बताएं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है जी, 644। मैंने सिर्फ एक सेल अज्यूम की है और आपको नजर आ रहा है कि कैश 568 है जबकि सेल 654 है। ठीक है, तो एक तो यहां पे नॉन कैश मामला पड़ा था, फिर एक नॉन कैश एक्सपेंस माइनस भी हुआ है, तो हम कैश फ्लो ले रहे हैं लेकिन हम इसको ऐड बैक नहीं करते थे, सेल को बैड को ऐड बैक नहीं करते थे, तो कैसे कैश में कन्वर्ट होता था अब ये देखने लगे। ठीक है, इसके बाद हम क्या किया करते थे, एडजस्टमेंट्स फॉर नॉन कैश आइटम्स जी, वो कोई फिलहाल है नहीं, करनी नहीं ना। बैड डेट को क्या कर रहे हैं, बैड एक्सपेंस को क्या कर रहे हैं, इग्नोर। ठीक है जी, और अगली चीज हुआ करती थी हमारी, कुछ एडजस्टमेंट्स आया करती थी, फिर एडजस्टमेंट्स फॉर वर्किंग कैपिटल आइटम्स, चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल आइटम्स। ठीक है जी, इसके अंदर बहुत सी चीजें आती थी लेकिन हमारे सवाल में इस वक्त सिर्फ क्या अवेलेबल है, डेटर्स। और मैंने आपको कहा था डेटर्स कौन से ले लिया करना, नेट। डेटर्स कौन से ले लेना, नेट। ठीक है, चलो अब नेट डेटर्स भी तो कहीं बनाए, यहां करके बना लेते हैं, यहां पे करके बना लेते हैं। कोने वाले भाई गुजारा हो जाएगा ना, मैं तो सवाल नहीं मिटा रहा असल में। ठीक है, क्लोजिंग, ओपनिंग, डेटर्स,
डेटर्स ग्रॉस कितने, देखो 140 क्लोजिंग में पड़े हैं, ओपनिंग में 60 पड़े हैं। प्रोविजन लेस करेंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट लेस करेंगे, वो कितनी है जी, क्लोजिंग में 7, ओपनिंग में, और ये 57 हो गए और ये 130। तो मैंने आपको कहा था कि आप हम क्या कर लिया करेंगे, हम नेट डेटर्स को ही यूज कर लिया करेंगे। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे नेट ही यूज कर रहे हैं। आज दूसरा ऑप्शन भी देखेंगे, ये ऑप्शन होता था, ठीक है। तो नेट डेटर्स यूज करने जा रहे हैं हम, ठीक है। अब मुझे बताएं, डेटर्स बढ़ रहे हैं कम हो रहे हैं? डेटर्स बढ़े हैं, कितने से बढ़े हैं? हमने डेटर्स के बढ़ने को कहा था डेटर्स एसेट हैं, बढ़े तो डेबिट, दूसरा इंपैक्ट कैश को क्रेडिट करेंगे, ठीक है जी। तो क्या फिगर आई, 76 नेगेटिव। चले, उसके बाद और कुछ हमें गिवन ही नहीं है, हम उसके बाद पहुंच जाया करते थे कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कितना है जी, आंसर बताएं, देख लें फिर। हम ए पे पहुंच गए, आगे तो है ही कुछ नहीं, ठीक है। चलो ऐसे कर लो, ये ए की फिगर आ गई। अब देखें, कहीं पे आपने सेल को रिवर्स किया, पीबीटी से शुरू हुए, कहीं सेल को रिवर्स किया, कहीं बैडेड एक्सपेंस को रिवर्स किया, लेकिन आप पहुंच कहाँ गए हैं, कैश की फिगर में। तो कैश फ्लो में कैश ही आया है। तो फिर ये हुआ क्या है, हमने असल में ना ओपनिंग क्लोजिंग का डिफरेंस लिया होता है। ओपनिंग क्लोजिंग का डिफरेंस लेने से ऑटोमेटिकली ये सेल भी कैश में कन्वर्ट हो जाती है और बैड डेट का एक्सपेंस भी जो है वो नॉन कैश होने के बावजूद उसका इम्पैक्ट निकल जाता है, कैश की फिगर पे पहुंचे हुए हैं। अब ये सवाल, उसका जवाब, एक तो बैड डेट एक्सपेंस इग्नोर भी हुआ तब भी कैश पे पहुंचे हैं, एक तो ये बात प्रूव हुई। दूसरा, एक जो सवाल ज़हनों के अंदर गूंजता था, सब कुछ नॉन कैश और कैश, नॉन कैश से कैश में कन्वर्ट करते हैं, सेल नहीं होती कन्वर्ट। ऐसे ही कॉस्ट ऑफ सेल नहीं होती कन्वर्ट, उसमें भी तो परचेज क्रेडिट पड़ी हो सकती है। इसी तरह से सेलिंग एडमिन में एक्रूवल्स पड़े होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पेएबल हो सकता है, इंटरेस्ट तो अलग हो गया, रेंट पेएबल हो सकता है, रेंट प्रीपेड हो सकता है। ये सारी चीज़ें कैश में कहाँ कन्वर्ट होती थी, ये सारी चीज़ें कैश में यहाँ कन्वर्ट हो जाती हैं, ठीक है। ऐसे ही क्रेडिटर लेते, क्रेडिटर को जब ओपनिंग क्लोजिंग लेते हैं तो परचेज क्रेडिट से कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं। ऐसे ही इलेक्ट्रिसिटी पेएबल लेते हैं, ओपनिंग क्लोजिंग के डिफरेंस से वो कैश में कन्वर्ट हो जाता है। प्रीपेड रेंट लेते हैं, ओपनिंग क्लोजिंग के एडजस्टमेंट से कैश में कन्वर्ट हो जाता है। सारे नहीं लिखे, एक से प्रूफ किया आपको कि हमने सेल को रिवर्स नहीं किया, हमने बैडेड एक्सपेंस को रिवर्स नहीं किया, हमने वर्किंग कैपिटल चेंजेस में जब डेटर्स को लिया तो उसने खुद ब खुद कन्वर्ट कर दिया इस सेल को कैश की फिगर में। भाई ये बात समझ आ गई। तो जो हमने रूल बनाया था बैड डेट को इग्नोर करेंगे, वो प्रूव हो गया। अगला रूल क्या था, मैंने कहा था यूज नेट डेटर्स इन वर्किंग कैपिटल चेंजेस, वर्किंग कैपिटल आइटम चेंजेस, यही कहा था। देखें जी, ये बेसिकली ना एक अल्टरनेटिव है। क्या है जी, ये एक ऑप्शन है इसके अंदर, ठीक है जी। मतलब यू कैन यूज ग्रॉस डेटर्स, यू कैन यूज नेट डेटर्स। मैंने कहा था ये एक ऑप्शन है, बताऊंगा ऑप्शन है। तो ये ऑप्शन नंबर 1 है, आज के सवाल में हो गया ना 1, ये हमने कर लिया है, ये 1। आपने नेट डेटर्स यूज किए हैं, देखो बोलो, बैड डेट को तो पक्का है, ये तो पक्का है, तो ये तो रूल है, देखा प्रूफ कर लिया। बैड डेट को इग्नोर किया फिर भी फिगर में मसला कोई नहीं हो। हालांकि देखो प्रॉफिट तक आते आते एक्सपेंस माइनस हुआ था, नॉन कैश था, लेकिन देख लो कैश पे पहुंच गए हम, कैश आपने निकाला था, ठीक है, और सही है ना। तो हमने नेट डेटर्स यूज किए, ये है ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन है आप ग्रॉस डेटर्स यूज कर लें, चलो वो भी करके देख लेते हैं। सेकंड ऑप्शन स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, मेथड तो वही इनडायरेक्ट ही है, रूल जो इसी का था, ठीक है जी। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज
कुछ नोट नहीं करना, जो कमी बेशी हो फिर वो नोट कीजिएगा, हैंडआउट पे सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, प्रॉफिट बिफोर टैक्स से स्टार्ट किया, वो कितना है 644। उसके बाद आप किया करते थे एडजस्टमेंट्स फॉर नॉन कैश आइटम्स और एडजस्टमेंट्स फॉर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ठीक है जी, सही है। अब दूसरा ऑप्शन लग रहा है यहां पे, क्या करो आप भाई, बैड डेट एक्सपेंस को तो इग्नोर करना ही करना है ना, देयर इज नो ऑप्शन, ये पक्का रूल है। आगे डेटर्स को ग्रॉस करना है या नेट करना है, इसमें आपके पास ऑप्शन है, तो प्रूव करते हैं कि ऑप्शन का मतलब क्या है, दोनों से जवाब एक ही आना है, तो प्रूव करके देख लेना जरा बात को, ठीक है। तो डेटर्स को ग्रॉस ले लेते हैं जी, ग्रॉस, ये ग्रॉस लिखने की कोशिश, ये क्रॉस लिखा गया, ग्रॉस, ग्रॉस डेटर्स। अब ग्रॉस डेटर्स कौन से, 60 और 1, 60 और 1, इसके चेंज को ले लेते हैं, बढ़ तो रहे हैं ना, फिर भी बड़े हैं तो डेबिट। दूसरा इंपैक्ट कैश को 80 से, लेकिन जब आपने डेटर्स को ग्रॉस लिया है तो फिर प्रोविजन को इग्नोर किया ना, इधर इग्नोर किया ना, डेटर्स को तो डेटर्स को नेट करने के लिए उसे यूज नहीं किया। अब डेटर्स ग्रॉस पड़े हैं तो प्रोविजन भी मुंह चढ़ा आ रही है उधर, ठीक है। तो आप इस प्रोविजन को लेके आओ, यहां पे कर लो। आपको जी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी है अब हमारे पास, क्या है जी, वो जी ओपनिंग में 3 थी, क्लोजिंग में 7 हो गई है, ये देखो, ओपनिंग में 3, क्लोजिंग में 7, ठीक है। अब ये लायबिलिटी है तो नहीं, पर इसकी नेचर तो लायबिलिटी की है ना यार। एक आधा मार्कर तो ताजा दम ला दो कोई यार। जी जी ब्लैक भाई, देखें नेचर तो इसकी लायबिलिटी की ही है ना, तो बात समझ रहे हो। मैं इसको कह लूं लायबिलिटी, कोई एतराज तो नहीं है ये कॉन्ट्रा डेटर है, ये कॉन्ट्रा डेटर बिल्कुल ऑपोजिट। अब एसेट डेटर की नेचर डेबिट है तो इसकी नेचर क्रेडिट है। आपको आसानी के लिए समझाने के लिए मैं इसको लायबिलिटी बोल रहा हूं, ताकि हम जैसे करते आए हैं वैसे ही ये काम कर लें। अगर आप डेटर को ग्रॉस लें तो प्रोविजन की एडजस्टमेंट करें लायबिलिटी समझकर। मुझे बताएं 3 से 7 पर गई है लायबिलिटी, कह रहा हूं लायबिलिटी तो बढ़ी है या कम हुई है। लायबिलिटी का बढ़ना डेबिट होता है, क्रेडिट। तो दूसरा इंपैक्ट कैश को क्या कर लो, डेबिट, कितने से 4 से। अल्टीमेटली आंसर पे क्या असर पड़ा, वही 568 है ए का आंसर, क्योंकि हमने नेट 76 लेने की बजाय -80 और 4 पॉजिटिव ले लिया, तो अल्टीमेटली नेट 76 का ही आंसर पड़ रहा है, ठीक है जी। रेकमेंडेड है ये, क्योंकि इसमें एरर के चांसेस कम हैं। आई कैप वैसे ज़्यादातर ये कर रहा होता है, लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ता। जब दोनों ही अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स हैं, जवाब सही है तो आप नेट करके यूज़ करेंगे। रेकमेंडेड है नेट, बाकी ग्रॉस भी आपको समझ आ गया। सफ़ा ओपन करें और इसको पढ़ लें, कोई डेफिशिएंसी है तो रिमूव कर लें। ज़रा पॉज कर दें जी वीडियो को, मोहतरम ज़रा उनको छोड़ें, आप वीडियो को पॉज कर दें। बैड डेट को इग्नोर करना ही करना है। प्रोविजन को नेट कर लें डेटर्स से, और नेट डेटर्स को वर्किंग कैपिटल में यूज कर लें, या डेटर्स ग्रॉस रखें और चुप कर जा भाई, या डेटर्स को ग्रॉस ही रखें और अलग से प्रोविजन को भी एडजस्ट करें। यहां पर ऑप्शंस हैं। रिकमेंडेड है नेट डेटर्स को यूज करना, गलती के चांसेस कम हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ग्रॉस को करें तो फिर प्रोविजन को भी एडजस्टमेंट देनी पड़ेगी, ठीक है। पर बैड डेट हमने दोनों केसेस में इग्नोर ही किया, ठीक है। बैड डेट एक्सपेंस को हमने इग्नोर किया और हमने प्रूव किया कि हम उसको इग्नोर करके भी कैश पे पहुंचे। और इसी एक एग्जाम्पल में ये 2 चीजें तो प्रूव हो गई, प्लस एक और चीज भी प्रूव हो गई कि जो हम सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, सेलिंग, एडमिन वाली चीज़ों को देख रहे थे कि कहाँ जाती हैं, वो कैसे कैश में कन्वर्ट होती हैं, तो अब पता चला कि वो वर्किंग कैपिटल चेंजेस में ओपनिंग क्लोजिंग के डिफरेंस से कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं। एक एग्जांपल सेल्स की लिया है, बाकी सब भी इसी तरह से ही कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई मसला? चलें, ये आपका पेज, अब कमियाँ बेशियाँ आपने दूर कर ली होंगी, हेडिंग वगैरह ये लिख लिया होगा, ये ऑप्शन लिख लिया होगा, वगैरह वगैरह सब कर लिया होगा।
अब मैं थोड़ा सा यहां से ट्रांजिशन लेना चाह रहा हूं डायरेक्ट मेथड की तरफ, ठीक है। इसी डेटा को यूज करते हुए जरा थोड़ी सी बात सुने। अब 1 मिनट दे दूं, चले पहले। जी कंफर्टेबल है यहां तक, कोई मसला तो नहीं है? ओके। अच्छा अब मुझे ये बताएं, सब बच्चे जवाब देंगे इस बात का, गौर से सुनेंगे बात को। डायरेक्ट मेथड में हम उन सब चीज़ों के भी लेजर्स बनाते हैं जो पहले वर्किंग कैपिटल में जाया करती थी चेंजेस में, ठीक है। इसका मतलब डेटर्स का भी लेजर बनना है, सही है। अच्छा अब इनडायरेक्ट मेथड इज ओवर, इनडायरेक्ट मेथड इज, अब मैं डायरेक्ट मेथड के ऊपर, हाँ टेस्ट के अंदर तो अगले 2 टेस्ट में कैश फ्लो ने आना है, दोनों में ही डायरेक्ट मेथड आ जाए, दोनों में ही इनडायरेक्ट आ जाए, ये तो आप कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। लेकिन डिस्कशन की हद तक फिलहाल को होमवर्क में क्वेश्चन दे दूं तो अलग बात है, कोई अलग से हैंड आउट दे दूं, कोई FAR 2 का ही कोई सवाल अच्छा लग जाए तो, ठीक है। वरना डायरेक्ट मेथड की, इनडायरेक्ट मेथड की डिस्कशन खत्म है और अब हम डायरेक्ट मेथड की तरफ कर रहे हैं फोकस। तो इनडायरेक्ट मेथड इज ओवर, ठीक है। अब गौर से डायरेक्ट मेथड की जो डिस्कशन शुरू की थी हमने हफ्ते को, उसकी तरफ आ जाए। डेटर्स का लेजर बनना है। अब मुझे ये बताएं, डेटर्स का लेजर भी कभी नेट पे बने? हाँ कि ना? हाँ वाले, डेटर का लेजर कभी भी नेट पे नहीं बनता। आपके सामने नजर आ रहा है डेटर ग्रॉस पर पड़ा है, प्रोविजन अलग है, उनको नेट करके बैलेंस शीट में नेट डेटर्स तो शो कर सकते हैं, बट नेट डेटर्स का लेजर नहीं बना सकते। इज इट क्लियर? क्योंकि यही तो उसूल था हमारा, हम कहते थे प्रोविजन क्या है, शक वाले डेटर्स हैं, उनको डेटर्स में से क्रेडिट ना करो, उनको अलग रखो, बस बैलेंस शीट में नेट करके शो कर देना। तो लेजर डेटर्स का हमेशा ग्रॉस पे बनता है, ठीक है। लेजर डेटर्स का हमेशा ग्रॉस पे बनता है, उसको नेट करके आप वर्किंग में शो कर लें पिछले मेथड में, या ग्रॉस रख के प्रोविजन अलग शो करें, ये अलग बात है। लेकिन अगर सवाल में आपको डेटर का लेजर बनाना पड़े तो वो हमेशा किस पे बनेगा? ग्रॉस पे। अब सिचुएशन क्या आएगी इस मेथड में? आपके सामने आपको बैलेंस शीट गिवन होगी, ठीक है जी, और बैलेंस शीट में आपको, बैलेंस शीट में तो ग्रॉस जाते ही नहीं है, आपको डेटर्स नजर आ रहे होंगे, खामोशी से लिखा होगा डेटर्स, प्रोविजन नहीं है तो ग्रॉस और नेट सेम ही है। लेकिन नीचे इंफॉर्मेशन में जाके वो कहेगा कि ये बिजनेस जो है ये मेंटेन करता है प्रोविजन 5%, ये 5% थी, ठीक है ना, इस एग्जांपल में 5% थी। अब सिचुएशन ये सामने आएगी, सवाल के अंदर क्लोजिंग ओपनिंग जो बैलेंसेज होते हैं आपको ये नजर आ रहे होंगे बैलेंस शीट में, ठीक है। और नीचे जो अदर इंफॉर्मेशन होगी, अदर इंफॉर्मेशन में आपको बताया जाएगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट is maintained at 5%. Doubtful debt is maintained at 5%. ठीक हो गया जी। अब आपने इस डायरेक्ट मेथड में डेटर का लेजर बनाना है, ठीक है। लेकिन आपके सामने हो ये क्या था, भूल गया, ये ओपनिंग क्लोजिंग नहीं है, ये भी ओपनिंग क्लोजिंग नहीं है। आपने कैश निकालना है अपनी डायरेक्ट मेथड के लिए, आपने बैड एक्सपेंस निकालना है क्योंकि एक्सपेंसेस में ही ऐड होगा, उस नॉन कैश को माइनस करना पड़ेगा। यहाँ पे इग्नोर करने से काम नहीं चलेगा। अब डायरेक्ट मेथड शुरू हो गया, ये इनडायरेक्ट मेथड में इग्नोर करने से काम चल रहा था, यहाँ पे नहीं चलेगा, ठीक है। अब आपके सामने सिचुएशन ये, जो आपको 57 और 133 मिला है, ना तो आप उसको यहाँ लिख सकते हो ना यहाँ भी लिख सकते हो, वो तो नेट डेटर्स हैं, ना वो ग्रॉस डेटर्स हैं, ना वो प्रोविजन है। बात समझ रहे हो? तो अब क्या करोगे, आप क्या करोगे?
आप नेट से ग्रॉस की तरफ चले जाओगे, इसमें ज़रा गलती के चांसेस कम है, प्रोविजन भी बना सकते हो। आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, अगर 5% प्रोविजन है तो ये 95 पे पड़ा है, तो फिर ये क्या है, ठीक है। तो अब ये भी हो सकता था कि आप प्रोविजन से आप कहें जी 133 अगर 95 है तो इसका 5 कितना है, गिवन अमाउंट ओवर गिवन अमाउंट परसेंटेज, याद आ रहा है। ये 133 अगर 95 है तो इसका 5 कितना है, ये कैलकुलेट कर लो। लेकिन फिर वो वापस जाते हुए एक और गलती हो जाएगी ना, माइनस वाले को प्लस करने की बजाय आप माइनस कर जाओ तेजी में, पेपर में बैठे होते हो। तो बेटर क्या है, आप नेट डेटर्स से ग्रॉस पे चले जाया करना, ठीक है। तो नेट डेटर्स पे से ग्रॉस पे जाना है। बताएं जी 95, 133 अगर 95 है तो फिर इसका 100 कितना है, तो ये कितना 140, ठीक है। ये कैसे कैलकुलेट किया है, सब बच्चे देखें। 133 डिवाइडेड बाय 95 इंटू 100 140। अगर 140 ये है तो फिर बैलेंसिंग, इसको क्या निकाल लिया करेंगे आप, बैलेंसिंग, ठीक है। कितना 7। ऐसे ही 57 को ग्रॉस अप करें, करके देखें। ऐसे नहीं कि 60 था सवाल के अंदर, मैंने तो गायब कर दिया सवाल में से, मैंने तो ये क्लोजिंग दी है और ये 5% दिया जी। 60 है तो फिर प्रोविजन 3 है, ठीक है। अब आपके पास रेलेवेंट बैलेंसेस आ गए हैं। अब आप इन डेटर्स को यहां पर जाकर लिख सकते हो, 60 और 140, और इसको 3 और 7, और आपका कैश बैलेंसिंग आ जाएगा, बैड डेट एक्सपेंस बैलेंसिंग आ जाएगा। हैंड आउट में ये लिखा भी हुआ था, अगर आपने उस पर गौर किया होता तो, ठीक है। ये 57/95 इंटू 100 और 133/95 इंटू 100 का मकसद यही था कि वहाँ पर समझा ली जाए ये बात। तो बहरहाल पहले हमने वो बात वैसे समझ ली। अब जो मेथड आज तक करते आए इनडायरेक्ट, उल्टा वाला मेथड, उसमें बैड डेट को भी इग्नोर कर दिया करते हैं, प्रोविजन को नेट कर लेते हैं, रेकमेंडेड है। लेकिन आप जिस मेथड में जा रहे हैं इसमें अगर नेट डेटर्स हो तो काम नहीं चलेगा। प्रोविजन देगा तो मतलब नेट, प्रोविजन देगा तो प्रोविजन नहीं, प्रोविजन रेट नहीं है तो फिर तो लड़ाई को नहीं ना। लेकिन प्रोविजन का रेट आ गया है तो मतलब प्रोविजन भी है। अब सवाल में वो नेट डेटर्स देकर प्रोविजन अलग से दिया करेगा आपको, तो आपने उसको ग्रॉस अप करना है ताकि डेटर के लेजर में 60 और 140 जा सके, प्रोविजन में 3 और 7 जाए। इसको फिर आपने, ठीक है, सही है, बात समझ आ गई। चले अब आज वाला क्वेश्चन ओपन कर लें। समझे हो? बस ये वाहिद मेरे ख्याल से टेक्निकलिटी है इस मेथड की, जो उसको अच्छी टेक्निकलिटी कह सकते हैं। एक छोटी सी बात हमने पहले ही कर ली थी, आज उसकी प्रैक्टिस करेंगे। नॉन कैश जो भी एक्सपेंस शामिल होगा ना, चाहे वो कॉस्ट ऑफ सेल में हो चाहे वो एडमिन सेलिंग में हो, उसे निकालना है। तो वो डेप्रिसिएशन हो सकती है या ऐसे जैसे बैड डेट एक्सपेंस आ गया ये भी शामिल हो सकता है, तो बस इनको निकालना है, ठीक है। और एक ये चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर एक्सपेंसेस में कोई नॉन कैश एक्सपेंस पड़ा है तो उसको निकालना है लेजर बनाते हुए। और दूसरा इस चीज़ का ध्यान बस रख लेना है, अगर डेटर्स नेट दे दे तो भाई नेट डेटर्स का लेजर नहीं बनता। आप कहोगे जी प्रोविजन ही ना हो, तो भाई फिर प्रोविजन ना हो तो जो नेट ग्रॉस एक ही है, फिर तो प्रोविजन है जो नहीं, प्रोविजन का रेट है तो फिर समझ गए बात को, समझ गए हो। सवाल को पढ़ना शुरू करो, बल्कि पहले क्या करो, रिक्वायरमेंट पढ़ो। प्रिपेयर यूएल्स स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 17 यूजिंग डायरेक्ट मेथड। अब इधर देखें, कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स, कैश पेड टू सप्लायर, कैश पेड फॉर एक्सपेंसेस के नीचे 2 लाइनें खाली छोड़ दिया करना। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई बंदा गुड्स भी बेच रहा है, सर्विसेज भी बेच रहा है, गुड्स वाले डेटर में आ गया, सर्विसेज वाला किसी और नाम से आ गया, रिसीट होनी है, कोई पेमेंट ऐसी आ जाती है जो कहीं और नहीं लिखनी, यहाँ पे लिखनी पड़ जाती है। 2 को लाइनें खाली छोड़ दिया करो एहतियातन। बहरहाल ये 3 ही है, नॉर्मली कभी कभी कोई एक आउट ऑफ ब्लू कोई एक आध चीज़ और आ जाए तो आ जाए, ठीक है। फिर 3 चीज़ें लेस होंगी, बिल्कुल सेम है आगे तो, ठीक है। और आपका सारा फॉर्मेट वही है, वर्किंग 1 तक का फॉर्मेट आप बना सकते हैं, जल्दी से बना लें 1 मिनट में। अब मेरे ख्याल में तो आपका कैश फ्लो का फॉर्मेट एक सफ़े पे भी आ सकता है शायद, ठीक है। 3-4 लाइनें इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के लिए आज के सवाल में छोड़ लें, 3 लाइनें इन फाइनेंसिंग के लिए छोड़ दें, नेट कैश फ्लो, होपफुली सारा फॉर्मेट एक सफ़े पे आ सकता है। आ जाओ जल्दी से फॉर्मेट बनाएं।
ये क्वेश्चन में ये हो रहा है कैश टर्म पे 31 जुलाई को, ये किससे रिप्लेस हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, न्यू एसेट आ रहा है एफडब्ल्यू। पुत्र रिप्लेस हो रहा है सर ये 31 जुलाई है, ये तो दो ट्रांजेक्शन अलग हैं। तो अलग ही है, एक्सचेंज की ट्रांजेक्शन तो है सर ही यहाँ पे जा कौन सा रहा है, एक दस ये जो बाओ 1 है वो बिक गया है जी। और 4 आ गए। अब भाई सवाल बिल्कुल सही है, उन्हें को करो, बातें ना करो आगे से, सवाल बिल्कुल ठीक है। किसी ने सवाल पूछा उसको कोई जवाब नहीं देना है, बिल्कुल सही सवाल है। क्लास में मुझसे मिले अभी क्लास के बाद जिनको मसला है, ऐसे ही बेहतरीन सवाल है, किसी से डरने की जरूरत नहीं। उन्हें को क्या क्या कह रहे हो तुम, उन्हें को बिल्कुल सही सवाल है, सर से पूछ के आ रहा हूँ। सर बड़ी सख्ती से कह रहे थे खबरदार किसी ने बात पूछी तो। ये मुद्दतों से टेस्ट होता आ रहा है, हर दफा बच्चे यही समझते हैं कि एक्सचेंज है या रिप्लेस है। थोड़ा सा बदल दिया हालांकि उसको मैंने अब। तुमने टेस्ट दे लिया तारिक? ये क्या है, लियाकत वाला सवाल है? नहीं नहीं, ये अभी नया मिलेगा सोल्यूशन। नहीं नया ले लिया ना, जल्दी करें। कुछ गलत ना बता देना टर्म टेस्ट की तरह से। हाँ अपने अल्लाह ही, सवाल में कोई मसला नहीं है, बिल्कुल ठीक है, करने दो उन्हें। टर्म टेस्ट में रेट मिसिंग किया, बच्चों ने कहा रेट नहीं है, उन्होंने अपनी तरफ से लिखवा दी। तो कैलकुलेट करना था। इट हैपन्स समटाइम्स। छोटी सी गलती उसमें सवाल में मुझसे भी हुई थी, पर इतनी बड़ी नहीं थी कि वो रेट लिखवा रहे, मुझसे पूछा ही नहीं किसी। अब भी हो गया। ओके शुरू करते हैं सवाल को करना। तैयार हैं? वेट बहुत है ऑलरेडी, और कितना वेट? तुम कह रहे हो सच्ची यार, मेरे फेवरेट स्टूडेंट हो आज से। तो कर काम करो अपना। ओके जी, सवाल को करने की तरतीब वही है, बस फर्क ये पड़ जाना है कि वर्किंग कैपिटल वाले आइटम्स भी आप लेजर्स में आएंगे। बस अदर इन्फॉर्मेशन को एक दफ़ा गो थ्रू कर लेते हैं, फिर बैलेंस शीट इनकम स्टेटमेंट को पकड़ के रेलिवेंट जगह पर फेंकना शुरू कर देंगे। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कहता है 60% ऑफ सेल्स वर मेड ऑन कैश। अगर हफ्ते को जगह हाँ क्रेडिट, तो बाकी कौन सी होंगी? कैश। हफ्ते वाले दिन अगर थोड़ा सा टाइम होता मेरे पास तो मैं ये बात आपको बता देता, ठीक है, पर कोई बात नहीं, आज बता रहा हूं। देखें दो तरीके हैं, यहां पे करके बनना है डेटर का लेजर, नहीं यहां पे बनाएंगे ताकि नीचे वो वर्किंग भी कर सके। अच्छा जी सुने,
आपको पता है ओपनिंग बैलेंस इसमें आता है, क्लोजिंग आता है, सेल्स आती हैं, ठीक है जी, और कैश वगैरह आ जाएगा, अगर कोई बैड डेट हुए तो वो भी आ जाया करते हैं। आज तक जो हमने पढ़ रखा है, जो हमारा उसूल है, जो बिल्कुल सही भी है, वो क्या है, डेटर के लेजर में सिर्फ कौन सी सेल्स आती हैं, क्रेडिट, ठीक है। लेकिन कैश फ्लो के सवालों में किताबों के अंदर फॉर्मेट्स में ये लिखा है और किताबें इसको यूज भी करती हैं। किताबें ये कहती हैं कि आप कैश और क्रेडिट सेल्स इकट्ठी ले लें यहाँ पर, उससे होगा क्या भाई, ये वर्किंग है ना हमारी, ये कौन सा उसने लेजर, डेटर का लेजर मांगा हुआ है, वो कहेगा हैं डेटर के लेजर में कैश सेल्स नहीं। इससे होगा क्या, मैं मिसाल लेता हूँ, इस मिसाल से बात समझें। मिसाल के तौर पे 10 रुपये ओपनिंग, 20 रुपये क्लोजिंग, सिर्फ क्रेडिट सेल्स थी मिसाल के तौर पे 500, बैलेंसिंग क्या आ गया 400, ये मैंने कहा जी 500। अब ये करने के बाद ये कैश तो आप लेके कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स का नाम लेकर, और कैश सेल्स को अक्सर भूल जाते हैं, या भूले ना भी तो एक लाइन अलग से लिखनी पड़ती है, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, कैश रिसीव फ्रॉम कैश सेल्स, टाइम भी वेस्ट हो रहा है, ठीक है। तो अब मिसाल के तौर पे कैश सेल्स जो हैं वो 100 रुपये की हैं, ठीक है। तो टोटल कैश, कैश सेल वाला कैश तो आ गया ना, टोटल कैश कितना आ गया 590 आया ना। अब यहाँ पे क्या है 490, अगर मैं यहाँ पर सिर्फ +100 लिख दूं तो ये कितनी बन जाएंगी, तो ये क्या हो जाएगा, तो हमारा काम तो होना गया, ठीक है। तो कैश फ्लो के सवालों के अंदर आप डेटर के लेजर में ही, ये फॉर्मेट के अंदर लिखा हुआ है, किताब के अंदर भी, फॉर्मेट पढ़ाया नहीं मैंने, एंड पे पढ़ा दूंगा आपको दोनों फॉर्मेट्स, उसके अंदर कोई चीज़ रह तो नहीं गई, पहले वाले का फॉर्मेट दिया था, दूसरा फॉर्मेट दिया ही नहीं, बस वो याद हो जाएगा इंशाल्लाह, एक आध दिन में पढ़ भी लेंगे किताब में, ठीक है। तो कैश फ्लो के सवालों के अंदर आप क्या किया करेंगे, आप डेटर के लेजर में क्रेडिट और कैश सेल्स दोनों ही ले लिया करेंगे, बल्कि क्रेडिटर के लेजर में कैश और क्रेडिट परचेजेस भी इकट्ठी ले लेंगे, वहां पे भी कैश पेड टू सप्लायर बिल्कुल सही निकल आया करेगा, ठीक है। तो ये बहस की बात नहीं है, ये एक शॉर्टकट है, कोई ये ना पसंद करे तो उसके पास ऑप्शन मौजूद है, वहां पे कैश फ्रॉम डेटर्स अलग लिख ले और कैश फ्रॉम कैशेज अलग लिख ले, मुझे उस पर कोई एतराज़ नहीं है, वो अपना टाइम ज़ाया करता है। हमने एक ब्रॉडर टर्म इसीलिए यूज़ कर ली थी वहां पे, कैश रिसीव्ड फ्रॉम, वहां पे लफ्ज़ ही नहीं लिखा था मैंने, पहले दिन ही ये लफ्ज़ नहीं लिखा था, इसीलिए कि मैंने ये शॉर्टकट लगाना था। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर होता तो फिर शायद गलत हो जाता ये, तो हमने नाम ही यही यूज कर लिया, कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर। तो कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर ये 490 भी था और ये 100 भी है, तो 590 सारे का सारा कस्टमर से आया है, ठीक है जी। तो ये बात याद रह जाएगी, तो इसलिए ये पॉइंट आप इग्नोर भी कर सकते हैं। अब ये अज्यूम्ड डाटा था, असल सवाल का डाटा डाल लेंगे जब आएगा, ठीक है। तो पॉइंट 1 में जो था वो हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है बेटा, समझ आई है, समझ आ गई सबको, आसान सा पॉइंट था, मुश्किल नहीं थी बात, ठीक है। ओके, आगे कहता है यूएल मेंटेन्स अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल रिसीवेबल्स एट, लो जी, मेंटेन्स अ प्रोविजन का मतलब, हाँ, ओपनिंग भी थी क्लोजिंग भी है, रखते हैं, ये इनकी पॉलिसी है। ये जब इनकी पॉलिसी है तो साल के शुरू में भी था, साल के एंड पे भी है, हमेशा से है, हमेशा रहेगा शायद, जब तक कि चेंज ना हो जाए को पॉलिसी, ठीक है। अब आप ऊपर गए, फौरन बैलेंस शीट में चाती मारी जाके आपने, बैलेंस शीट में आपको ट्रेड रिसीवेबल्स नजर आए और डेबिट साइड पे, एसेट साइड पे, और यहाँ पे माइनस होती भी प्रोविजन नहीं नजर आ रही फेस पे, और ना ही आपको लायबिलिटी साइड में लिखी हुई नजर आ रही है प्रोविजन फॉर डाउटफुल, देखें जरा क्या नजर आ रही है। अब प्रोविजन है तो सही, डेटर्स बैलेंस शीट में पड़े हैं और प्रोविजन भी है, लेकिन प्रोविजन बैलेंस शीट में कहीं फेस पे नजर नहीं आ रही, कॉन्ट्रा एसेट है, नजर तो आना चाहिए था। अगर नजर नहीं आ रही तो इसका मतलब भाई FAR2 की बैलेंस शीट है, जब आप FAR2 में जाके बैलेंस शीट बनाएंगे तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का लफ्ज लिख सकते हैं बस, लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी ऑफिस इक्विपमेंट फर्नीचर कंप्यूटर, कहां जाएंगे, जो नोट आपने बनाया है। ये क्या नोट बनाया था आपने, 5, 6, 7, 8, 10 जितने भी एसेट्स हैं सबको उस नोट के अंदर लिखोगे और सबकी बुक वैल्यू ऐड होके आखिरी कोने वाली एक फिगर उठ के सिर्फ बैलेंस शीट में जाती है, बाकी कोई डिटेल आप बैलेंस शीट के फेस पे नहीं लिखा गया। ऐसे ही डेटर्स का लेजर बना करेगा, ग्रॉस डेटर्स भी होंगे, लेस प्रोविजन भी करेंगे, बट फेस पे नहीं। स्टॉक डिटेल हुआ करेगी,
हम पढ़ेंगे अभी, वो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट पढ़ना है ना। तो स्टॉक 3 तरह का होता है, रॉ मटेरियल भी होता है, वर्क इन प्रोसेस भी होता है, फिनिश गुड्स भी होती हैं। ये 3 तरह का स्टॉक भी किसी का होगा, बैलेंस शीट के फेस पे सिर्फ एक नजर आएगा स्टॉक, आगे वर्किंग के अंदर, ठीक है। तो अगर प्रोविजन है तो पक्की बात है फिर डेटर्स नहीं नजर आ रही ना बैलेंस शीट में, तो फिर पक्की बात है प्रोविजन है तो ये डेटर्स कौन से हैं, नेट। तो ऊपर बैलेंस शीट के फेस पे जाके लिखें उनके आगे नेट, नेट। और रेफर करें पॉइंट नंबर 2, लिखना चाहें तो लिख लें, प्रोविजन मेंटेन करते हैं, इसका मतलब डेटर्स नेट पड़े हैं। बहरहाल लिखना चाहे ना लिखना चाहे ठीक है नेट, ये समझ आ गई है कैसे, ठीक है। ओके आगे बढ़ें। ड्यूरिंग द ईयर ट्रेड रिसीवेबल 7 मिलियन वर रिटर्न ऑफ। ले जी, बैड एक्सपेंस है, एंट्री करेंगे, पहुंचेंगे एडजस्टमेंट के ऊपर तो तभी एंट्री करेंगे, ठीक है। एंट्री करेंगे हम तो प्रोविजन के अंदर, ये प्रोविजन का अकाउंट यहीं साथ ही बना लेंगे इस दोस्त को, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट, ठीक है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट यहां पे डेटर क्रेडिट कर लेंगे, प्रोविजन को डेबिट कर लेंगे जब एडजस्टमेंट में पहुंचेंगे, ठीक है। पॉइंट नंबर 3, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इज 22/4/5। यहां तक की तो बात है जुनेद जंजुआ जैसी, लेकिन जब इनकम स्टेटमेंट देखेंगे तो जुनेद जंजुआ की तरह इनकम स्टेटमेंट के फेस पे डेप्रिसिएशन नजर नहीं आएगी। तो फिर उसने बताया आगे, कहता है एक जगह 2 जगह पड़ी है, 70% ऑफ डेप्रिसिएशन वाज चार्ज टू कॉस्ट ऑफ सेल। अगर डेप्रिसिएशन में से 70% कॉस्ट ऑफ सेल में गई है तो बाकी क्या हवा में उड़ गई है, एवेपोरेटेड, डेप्रिसिएशन एवेपोरेटेड नहीं, वो फिर एडमिन सेलिंग में पड़ी होगी, ठीक है। तो वो बता रहा है कि जो कॉस्ट ऑफ सेल तुम लोगे प्रॉफिट एंड लॉस में, उसमें नॉन कैश डेप्रिसिएशन पड़ी है, निकालनी पड़ेगी। ये बात करके भेजी थी हफ्ते को कि ये वाला मामला नहीं चलेगा जुनेद जंजुआ जैसा, ये बीच में अलग से पड़ी है, शामिल कर देगा डेप्रिसिएशन तो हम निकाल लेंगे बात, गिवन है। 22 जितनी भी है 22,500 है ना, 1000 में चलेंगे ना, 22,500 है, 22.5 मिलियन, 22,500 डेप्रिसिएशन टोटल है, 70% कॉस्ट ऑफ सेल में पड़ी है। तो कॉस्ट ऑफ सेल जो हमें प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर से मिलेगा उसको हम माइनस कर देंगे उसमें से, ठीक है। अगर पड़ा रह गया उसमें तो पता है आपको, कल बताया था खोपड़ी बनाई थी यहाँ पे, वो कैश में शामिल हो जाएगी, नहीं जाने देना, सही है। ऐसे ही सेलिंग एडमिन में बाकी 30% होगी, वो भी माइनस कर देंगे, ओके। करेंगे एडजस्टमेंट, आने तो दें। आगे कहता है अदर इनकम जो नजर आ रही होगी आपको, उसके अंदर 2 चीजें पड़ी हैं, एक गेन ऑन सेल है डिस्पोजल पर फिक्स एसेट के 3 मिलियन और मेंटेनेंस इनकम है 8.2 मिलियन, ठीक है। तो ये है सारी अदर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। चलें सवाल शुरू करते हैं, एडजस्टमेंट्स को तो पढ़ेंगे ही सही तरतीब से आके, वैसे ही थोड़ा गो थ्रू करवाया, सिर्फ और सिर्फ इस पॉइंट के लिए मैंने गो थ्रू करवाया था सारी एडजस्टमेंट, वरना वो जब बारी आती तो कर लेते। कि डेटर जो बैलेंस शीट में आएंगे उनको हमने यहां नहीं लिख लेना, उनको कहां लिखना है, यहां पे, ये नेट है। फिर हम प्रोविजन का रेट जाकर उठाएंगे जब वो एडजस्टमेंट में पहुंचेंगे, फिर वहां से उसको क्रॉस करेंगे, प्रोविजन का बैलेंस निकालेंगे, ग्रॉस डेटर्स यहां लेंगे, प्रोविजन यहां लेंगे, बैड डेट की एंट्री पड़ेगी और एक्सपेंस की फिगर आएगी जो कि अगेन नॉन कैश है। और ये इनडायरेक्ट मेथड नहीं है कि इग्नोर करेंगे, ये कहीं ना कहीं एक्सपेंसेस में, और हम एक्सपेंसेस को उठा रहे होते हैं तो उसको भी माइनस करेंगे इंशाल्लाह। तो टाइम इज कमिंग, यू विल सी। ओके, फॉलोइंग आर द एक्सट्रैक्ट। शुरू करते हैं सवाल जी, बहुत होगी बात, अब शुरू करते हैं। 15 मिनट में सवाल हो जाना है, 15 मिनट आप समझिएगा उसको आराम आराम से, यानी कि आधे घंटे में हम सवाल करेंगे सुकून से, क्योंकि सवाल में और कुछ नहीं है। जो बातें हैं टेक्निकल वो पहले से कर चुके हैं हम, वो पहले ही हमने आधा घंटा उस पर वैसे ही लगा लिया, जो बात करने वाली थी वो कर ली, ताकि एक बार वहां पे हो जाए फिर एक बार यहां पे हो जाए तो डबल बात हो जाएगी, ठीक है जी। फॉलोइंग आर द एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ यूनिवर्सल लिमिटेड फॉर द ईयर 30 जून 17, और 30 जून 17 की उसने कैश फ्लो मांगी हुई हमसे, लेकिन आज उसने मेथड कौन सा मांग लिया, डायरेक्ट। सेठ साहब को समझ नहीं आ रही थी आपकी इनडायरेक्ट बातों की, उल्टी सीधी बातों की, घुमा फिरा के करने वाली बातों की। कहा डायरेक्ट गल ना करो मेरे नाल, वो डायरेक्ट मेथड पे चले गए हम, ठीक है। ओके, शुरू करते हैं फिर। बैलेंस शीट है 30 जून 17 की, स्टार्ट हो जाएं जी। वर्किंग टू, सबसे पहले क्या है जी, प्रॉपर्टी प्लांट एंड, और सवाल में नहीं एक्यूमुलेशन अलग से गिवन, तो फिर हम भी बुक वैल्यू पे रख लेंगे इसको, ठीक है, सही है ना जी। ओके, ओपनिंग 1
20,000 बोलो ना, 1000 में है सवाल। क्लोजिंग 500, ठीक है जी। उसके बाद क्या है? स्टॉक इन ट्रेड। ओपनिंग बताओ, लिख दूं यहाँ? इतनी देर से मैं क्या कवाली कर रहा हूं, यहाँ पे नहीं लिखना। वो नेट है, प्रोविजन की परसेंटेज ना गिवन होती तो मैं कहता ठीक है जी यही ग्रॉस में, देयर इज नो प्रोविजन। अच्छा स्टॉक है, सॉरी सॉरी। हाँ तो स्टॉक लिख रहा हूँ ना, लड़ते क्यों हो? स्टॉक लिख रहा हूँ ना, क्या हो गया? क्या हो गया? नाराज क्यों होते हो यार? अच्छा हो जाती है गलती इनसे। ओके ओके ओके, स्टॉक इन ट्रेड खुद लिख लेना, ठीक है जी। स्टॉक है, ये स्टॉक लिखा है मैंने। ओपनिंग बता दें 45,000, क्लोजिंग 58,000। लड़ो ना, खैर है, सबको मौका दिया जाएगा बोलने का। आगे क्या गिवन है? डेटर्स। डेटर्स नेट हैं, डेटर्स नेट हैं, लेजर ग्रॉस पे बनता है हमेशा, ठीक है। प्रोविजन डेटर्स में से नेट करते हैं, अलग से लेजर बनता है, उसकी एंट्री कभी भी। प्रोविजन की एंट्री अगर देखी जाए, यहां पर लिखा होता है बैड डेट एक्सपेंस की फिगर यहां लिखी होती है, बैड डेट एक्सपेंस यानी जो प्रॉफिट एंड लॉस में जाती है, तो उसकी एंट्री क्या बढ़ रही है? बैड डेट एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, प्रोविजन क्रेडिट। डेटर्स क्रेडिट नहीं होते इससे, ठीक है। प्रोविजन का बैलेंस बस नेट किया करते हैं। तो बहरहाल ये नेट डेटर्स गिवन है। कितने हैं जी? ओपनिंग 56,000, क्लोजिंग 68,000। ओके नेक्स्ट, बस वो ग्रॉस करेंगे जब एडजस्टमेंट पहुंचेंगे, अभी बैलेंस शीट सारी पहुंचा लें, ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है? कैश। कैश जी, क्लोजिंग 39,434 और ओपनिंग 48,000 जी। नेक्स्ट, खत्म एसेट साइड। सवाल जी FAR2 का था, लेकिन अगर आप ओरिजिनल सवाल को जाके देखेंगे, वैसे बैठ जाए, साथ हो जाए यार, खड़े जी। अगर आप ओरिजिनल सवाल को देखेंगे तो उसके अंदर डेफर टैक्स एसेट और लायबिलिटी भी आ रहा था। IS-12 आपके सिलेबस में नहीं है। FAR2 में जब ये टेस्ट होते थे सवाल, तो वहाँ पर तो चूंकि आप पढ़ चुके होते हैं, तो मैंने बस सवाल के अंदर, बाकी सवाल सारा बिल्कुल वैसे ही है, बस सवाल के अंदर से डेफर टैक्स वाला मामला सिर्फ निकाल लिया, वो बैलेंस शीट में से गायब हो गया, ठीक है। उसकी थोड़ी सी एडजस्टमेंट कर ली मैंने सवाल के अंदर ही, करंट टैक्स के साथ ही, ठीक है। तो सवाल ओरिजिनल देखेंगे तो ये जो नीचे मैंने अटेम्प्ट लिख दी है, इसके आप लिख सकते हैं सब्जेक्ट टू सम अमेंडमेंट्स, ठीक है ना, वरना वो आई क्या वैसे ही मुझे आगे पकड़ना ले गया तो सारा पर्चा ही नहीं सी डेफर टैक्स कितने, ठीक है। बहरहाल बाकी सारा सवाल हो, ये छोटी सी एडजस्टमेंट मैंने सिर्फ कर दी थी क्योंकि वो आपके सिलेबस में है नहीं ना, टेस्ट हो सकता है, ठीक है। ओके वैसे ICAP ने शायद अपने क्वेश्चन बैंक में यही सवाल दिया और उसने डेफर टैक्स एसेट और लायबिलिटी को नहीं उड़ाया, लेकिन पेपर में वैसा नहीं कर सकता। पास पेपर उठा के उसने लिखा ना, बस साथ ही लिख दिया वैसे, ठीक है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। इक्विटी एंड लायबिलिटीज में क्या है जी? शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल, ये देखिए मैंने 3 वर्किंग्स ओपन की। 7 में शेयर कैपिटल पे आ जाए जी। शेयर कैपिटल ओपनिंग 150,000, क्लोजिंग 170। साथ साथ लिख रहे हैं ना, ये तो कोई सवाल के अंदर टेक्निकल बात, जितनी बात थी टेक्निकल वो पहले ही कर ली हुई है हमने सवाल में। और टेक्निकल बात क्या है, वो तो हम रोज ही कर रहे हैं, ये पिछले 7-8 दिन से यही काम तो कर रहे हैं, ओपनिंग क्लोजिंग ओपनिंग क्लोजिंग, बल्कि सिंगल एंट्री से यही काम कर रहे हैं, ओपनिंग क्लोजिंग। चलें कर ही जाए जी। रिटेन्ड अर्निंग्स, रिटेन्ड वाली अर्निंग्स हैं कितनी? ओपनिंग 500, क्लोजिंग 5434, 5434, बस। फिर क्या है? रीवैल्यूएशन सरप्लस, ओपनिंग नील, क्लोजिंग। इसका मतलब क्या होगा? इसी साल ही सरप्लस आया है, कोई रिवैल्यूएशन हुई है, ठीक है। वरना और तो कोई बढ़ने का दे तो नहीं कि पैसे दे के सरप्लस खरीद लिया है, ठीक है, ऐसे तो नहीं होता। सरप्लस आया है बस इस साल के अंदर, रिवैल्यूएशन सरप्लस, उसकी एंट्री जो बना करती है बिल्डिंग डेबिट सरप्लस क्रेडिट। बहरहाल नेक्स्ट क्या है? लॉन्ग टर्म लोन। यहाँ पर सवाल के ओरिजिनल सवाल के अंदर लिखा होता डिबेंचर्स, मैंने कहा पहले वो समझाऊंगा, डिबेंचर्स यही चीज़ होती है, तो लॉन्ग टर्म लोन ही लिख दिया मैंने जी। कितना ओपनिंग? 20,000, क्लोजिंग
18,000। नेक्स्ट, इंटरेस्ट पेएबल, पहले भी लेजर बनता था, अब भी इंटरेस्ट पेएबल जी 2500, क्लोजिंग 1000। क्या हो गया यार, क्या हो गया आप लोगों को जी। नेक्स्ट क्या है, ट्रेड पेएबल्स। मैंने यहाँ पर पिछली क्लास में कहा था ये तीनों दोस्तों को जरा करीब करीब रख लेते हैं, यहाँ से परचेजेस, कॉस्ट ऑफ सेल, फिगर्स मिलती जुलती आ जाती है ना। आप तो तरतीब से चल रहे हैं, आपका 12वां नंबर ट्रेड पेएबल्स मैंने आसान करने के लिए लिख लिया क्रेडिटर्स जी। ओपनिंग 39,000, क्लोजिंग। अच्छा, ये मैंने आपको कहा है कि यहां पर आया करती है ना परचेजेस, जिन्हें हम स्टॉक लिख लिया करते थे, याद है? यूं करके लिखा करते थे, हम कहते थे जी परचेजेस हैं लेकिन स्टॉक, याद आ रहा है? ओ सिंगल एंट्री। तो ये मेरे कहने का मतलब ये इसलिए लिख दिया कि ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले ज़बानी समझाया है कि जैसे वहाँ पे सेल्स, कैश और क्रेडिट इकट्ठी ले लेना, वैसे ही यहाँ पर परचेजेस भी सारी ही ले लिया करना, कैश प्लस क्रेडिट। अब ये ना कहना वहाँ क्रेडिट प्लस कैश है, यहाँ कैश प्लस क्रेडिट है, एक ही बात है। ओके, आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्या है, अब एक्रूड लायबिलिटीज, पता नहीं क्या कुछ होगा, पता नहीं क्या कुछ। तो वो लेजरे में आज सिर्फ एक ही क्लोजिंग ओपनिंग है, वो लायबिलिटी है, यानी कि उसने भी एक ही लफ्ज लिखा हुआ है, तो तमीज से ही एक्सपेंस लिख लेते हैं। आज है ये वही लेजरा, सारे एक्सपेंसेस बाकी इसमें आ गए, तो एक्रूड लायबिलिटीज हैं। कोई प्री पेमेंट आई नहीं थी हमें, डेबिट साइड पे नजर, और लायबिलिटीज हैं सारी की सारी। ओपनिंग 18,000, क्लोजिंग 20,000। ओके, चलें, ये हमारा नहीं है सवाल, ये तो पुराना सवाल है। पुराने सवाल प्लीज़ आप हमारे लेजर्स की जगह खाली छोड़ दीजिए, हमें कुछ भी ज़रूरत अभी पड़ सकती है। ये तो लेजर्स बने हुए थे ना ज़रूरत वाले, अपने वाले, आप अपने लेजर्स में पहुंच गए। आप ये लेजर्स हमने वहाँ बनाने हैं, ठीक है? ओके, हाँ जी, अब क्या रह गया? अनअर्न्ड मेंटेनेंस। ये अनअर्न्ड एडवांस मेंटेनेंस, भाई देखो, कोई सेल्स भी हैं, कोई मेंटेनेंस इनकम भी है। अब ये क्या है, हम IFRS 15 में जाके पढ़ेंगे। कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ गुड्स बेचते हैं, कुछ होते हैं सिर्फ सर्विसेज बेचते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो गुड्स भी बेचते हैं साथ सर्विसेज भी बेच रहे हैं, ठीक है? आपने कंप्यूटर लिया, उस बंदे ने कहा अगले साल तक आपको सर्विसेज भी दूंगा मैं, आफ्टर सेल सर्विसेज, तो गुड्स भी दे रहे हैं, सर्विसेज भी दे रहे हैं। तो ये मेंटेनेंस सर्विसेज, अब अनअर्न्ड का मतलब क्या, एडवांस में पैसे ले लिए, अभी सर्विसेज नहीं दी, तो ये एक लायबिलिटी है। बहरहाल इसका लेजर बनेगा अनअर्न्ड मेंटेनेंस। मैं इनकम लिख लूंगा आपको समझाने के लिए, पता ही है आपको, हम इनकम लिख लिया करते हैं यहाँ पे, ठीक है जी। ओपनिंग लायबिलिटी 4,000, क्लोजिंग 2,000। उसके बाद क्या है जी, ये नाम मैं बदलने लगा था, लेकिन फिर मैंने पढ़ा रहने दिया कि कभी ऐसे ही गलती से सही या शरारतन सही ICAP ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर ले, तो आपको पता तो हो कि ये क्या है। पहले शायद थोड़ी सी बात इस पे हुई। बहरहाल प्रोविजन कहते हैं अंदाजे को, प्रोविजन किसे कहते हैं? अंदाजे को। अब आप लोग टैक्स पढ़ रहे हैं, आपको पता है 30 जून 2017 का साल जब एंड हुआ होगा यूनिवर्सल का, तो उन्होंने एक टैक्स का अंदाज़ा लगाकर अपनी प्रॉफिट एंड लॉस में उसकी एंट्री कर ली होगी, वो जो नज़र आ रहा होता है लेस टैक्स, ठीक है? इसकी एंट्री 30 जून पे की जाती है, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट, क्योंकि 30 जून 17 की शाम को ही टैक्स वाले टैक्स लेने नहीं आते, आपको पता है। अब तो आपको पता है 30 जून 17 का टैक्स आप 30 सितंबर को जाके पे करते हैं, ठीक है? तो 30 जून 17 पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर एंट्री होती है इंटरेस्ट, ये टैक्स एक्सपेंस डेबिट, टैक्स पेएबल क्रेडिट, एक्रूवल की एंट्री, क्योंकि इस साल के प्रॉफिट्स पे टैक्स है। अब आपको ये भी पता है टैक्स पढ़ने के बाद, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको बता रहा होता हूँ, वरना जिन्होंने सबने टैक्स पढ़ा होता, अगर मैं ये अज्यूम करता तो मैं बताता ही नहीं है बात, ठीक है? तो अब आपको टैक्स पढ़ने के बाद ये पता है कि जब 30 जून पे टैक्स देने जाते हैं तो कभी टैक्स वाले कहते हैं नहीं नहीं नहीं, तुसी घट अंदाजा लाया है और टैक्स दो। कभी कभी कहते हैं कि नहीं 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 नहीं, आप तो बहुत ज़्यादा अंदाजा लगा के आ गए, इतना टैक्स तो आपका बनता ही नहीं है, ठीक है? तो इसीलिए तो इसको अंदाजा कहा गया था जब लगाया गया था। जब असेसमेंट होती है तो असेसमेंट के अंदर प्लस माइनस तो हो ही सकता है, ठीक है? पाकिस्तान में नॉर्मली प्लस ही हो जाता है, बहरहाल दोनों तरफ हो सकता है। कभी टैक्स का अंदाजा है, टैक्स का अंदाजा
गलत हो सकता है, अंदाजे की बेस पे आपने एक्सपेंस लगा दिया अपने पास, अब वो जब पे करने गए तो उसमें चेंज आ जाता है। ठीक है, तो प्रोविजन फॉर टैक्स मुश्किल नाम है किसका? टैक्स पेएबल का। ठीक है, तो ब्रैकेट में लिख लें करंट टैक्स पेएबल। डेफर्ड तो आपके सिलेबस में है नहीं। ठीक है, ये क्या है? करंट टैक्स पेएबल। करंट से परेशान हो रहे तो करंट को भी छोड़ो, करंट लायबिलिटी उतनी इसलिए लिख दिया करंट। ठीक है, नहीं लिखना करंट भी तो सिर्फ टैक्स पेएबल लिख लो। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का मतलब क्या हुआ करेगा? टैक्स पेएबल। ठीक है, बैलेंस शीट में प्रोविजन नजर आ रही है मतलब टैक्स पेएबल। ये लिखा इसी रहने दिया ताकि 1-2 मिनट की ये बात करके जरा मैं भी रिलैक्स हो जाऊंगा कि आपके जहन में ये बात आ गई है। परिचय में अगर आ जाएगी ये बात तो हमें पता होगा कि ये क्या है। ये वही टैक्स पेएबल है, ये कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ये वही टैक्स पेएबल है। ओके, लिख लिया ना सबने अपने पास? ये ओवरऑल लेक्चर नंबर 68 है आज, पक्का 69? नहीं, ये तो ऊपर लिखा हुआ गलत भी हो सकता है, मैं कंफर्म कर रहा हूं। 68 है ना? सब 68 कर लें इसको काइंडली। आपने जब बताया था तब तक तो तीर निकल चुका था कमान से, मैंने लैपटॉप बंद करने का सोच लिया तो दिमाग भी बंद हो गया था जी। 68 कर लें जी, ओवरऑल 68 है हमारा। कैश फ्लो का 7वां लेक्चर है। ये इसलिए ऐसे लिखा हुआ है कि अभी बाद में बाकी सारे हैंड वो फोटोकॉपियर से लेना चाहें तो ले सकते हैं। आज तक के जितने हैंड आउट्स हैं आज तक, फिक्स एसेट पढ़ा, इम्पेयरमेंट पढ़ा, नहीं जी पैसे दे के लेंगे, फ्री मैंने दे दिए आपको, साथ हैंड आउट दिए थे आपको, फ्री वाले साथ मिले थे, वो भी आपकी सहूलत के लिए रखे हैं। अगर किसी से गुम हो गए हो तो वो पूरा बंच ले सकते हैं। एंड तक इकट्ठे करेंगे तो पूरा बुकलेट बन जाएगा, पूरी किताब इंशाल्लाह तो बन जाएगी। हर टॉपिक के लेक्चर नोट्स हम एंड पे मैं रखवाता रहूँगा जो पूरे होते जाएंगे। ठीक है, ओके। वैसे तो बुक से ही कर रहे हैं, क्वेश्चन करते हैं, पास पेपर, होमवर्क भी उसी तरह से बुक से होता है, लेकिन उसको भी मैंने जैसे पहले लिख कर रखा हुआ है, कोई देखना चाहे तो लिख के रख दूंगा। लेक्चर 1 में ये, क्वेश्चन 2 में ये। ठीक है, ओके। अच्छा जी, कहाँ थे हम? हाँ, हम यहाँ थे। ओपनिंग 14,000, क्लोजिंग 1,500। ठीक है जी, ये कम इतना ज़्यादा क्यों हो गया? क्योंकि बेटा उधर उसने डेफर्ड टैक्स एसेट और लायबिलिटी दो अलग भी दिए हुए थे, तो यहाँ पर उसको मैंने नेट करना था, तो फिर मुझे ये बैलेंस कम करना ही पड़ा। उसको छोड़ें, बस आपके सामने सवाल है जी। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर 30 जून 17 है। सबसे पहले क्या नजर आ रहा है? ओके, पॉइंट 1 इसके आगे लिख लें ब्रैकेट में, पॉइंट 1। उसने कहा था सेल्स सिर्फ 60% है क्रेडिट वाली, तो हमने तो उसका हल पहले ही निकाल लिया। हमने यहां पर सारी ही सेल्स लेनी है, तो बताएं कितनी है? टिक कर दें, डाटा उठाते जा रहे हैं, टिक करते जा रहे हैं। सिर्फ डाटा को मैनेज ही करना है बस। यहाँ पे कैश फ्लो मुश्किल वाली हम कर चुके हैं, इसको इसीलिए बाद में रखा था कि पहले ये सिखा देता तो आपका दिल वो कबूल ही ना करता। कहते नहीं वही ठीक है। अब आप कह रहे हैं ये भी कोई मेथड है, ये भी अच्छा, ये बस 2 बातें, बस 2। नॉन कैश को चला गया एक्सपेंस, उसको निकाल लो बस। अब डेटर्स की बात एक पॉइंट नया आ गया, बस इतनी छोटी छोटी 2-4 बातें, तो आसान लग रहा है ये मेथड। उसके बाद वो तो 3 दिन समझ ही नहीं आ रही थी, ये चल ही रहे। वो आज जाके कुछ पता चला, अच्छा ये कुछ चल रहा था, ये तो बहुत कुछ चल रहा था। ठीक है, तो पहले दिन सारी बातें नहीं बताई जा सकती। नेक्स्ट क्या है जी? कॉस्ट ऑफ सेल यहाँ आती है। अच्छा देखें इधर मैंने क्या लिखा, 187 आपने सबने लिखा, हालांकि ये गलत है मुझे पता है, पर ये लिखेंगे फिर इसको काटेंगे ताकि याद रहे और ये एडजस्टमेंट नजर भी आए। ठीक है, फिलहाल तो पढ़ते पढ़ते, लेकिन मैंने इस पे एक स्टार लगा दिया। ठीक है, कि ये फिगर गलत है। अब आप पेपर में यही स्टार लगाया करेंगे, यहीं पर नीचे ही ये वर्किंग शो कर दिया करेंगे छोटी सी, ठीक है ना, इसी लेजर के नीचे। लेकिन अभी मैंने वो गलत फिगर ही उठाकर रखी है ताकि आपको गलत फिगर को काट के सही करते हुए एडजस्टमेंट सही तरह से समझ आ जाए, जो कल परसों जबानी बात हुई थी उस सवाल में एप्लीकेबल नहीं थी। ओके, नेक्स्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ब्रैकेट में लिखे, इनको कहते हैं सेलिंग एंड एडमिन। भाई सेलिंग एंड एडमिन का इकट्ठा नाम है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, अच्छा अब ये तो जोन से भी एक्सपेंसेस है, हमारे पास भी एक्सपेंसेस का एक लेजर मौजूद है। ठीक है, तो यहां पर हमने लिखा ऑपरेटिंग ही नाम लिख देते हैं हम, सेलिंग एडमिन क्यों लिखें? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, वो जो प्रॉफिट एंड लॉस में फिगर जाती है, ये उसी की बात कर रहा हूं। ठीक है, कितना है जी? 46
I know. Don't tell me that this is also wrong. Why? Because it also includes depreciation, not just depreciation. इसमें तो ये भाई साहब भी पढ़े होंगे, ये देखो फेस पे कहीं नजर नहीं आया अभी तक। अब सेल में तो हो नहीं सकते, कॉस्ट ऑफ सेल में तो हो नहीं सकते, फाइनेंस कॉस्ट में तो हो नहीं सकते, टैक्स में तो हो नहीं सकते, तो फिर कहाँ पढ़े होंगे? एडमिन सेलिंग में ही पढ़े होंगे, जहां पे होना चाहिए। उनको सवाल ने तो ऐसी कोई गड़बड़ बताई ही नहीं। ठीक है, तो यहां पर सिर्फ डेप्रिसिएशन ही नहीं, बैड डेट एक्सपेंस की भी एडजस्टमेंट होगी। बट अगेन मैंने गलत वाली फिगर लिख दी है ताकि एडजस्ट करके उसको काट के हम सही वाली फिगर लिखेंगे। ओके, चलें आगे। ओके, नेक्स्ट क्या है? अदर इनकम। अदर इनकम के बारे में, माजरत के साथ, अदर इनकम के बारे में उसने कहा था कि ये कोई एक फिगर नहीं है, वरना मैं सारी की सारी यहां पर वो समझ तो कहता ना कि ये सारी यही है तो यहां पे लिख देते। मसला क्या है? वो कह रहा है इस 11.2 में एक डिस्पोजल है और बाकी मेंटेनेंस है, तो कोई गल नहीं, यहां पे करके जगह लग रही है मुझे। नंबर 16 यहां पे डिस्पोजल का लेजर बना लेते। जैसे डिस्पोजल नजर आए ना, हम दीवाना वार डिस्पोजल का लेजर बना लेते हैं कैश फ्लो के सवाल में। ठीक है, चलो मैं ये कह रहा हूं कि एडजस्टमेंट का पढ़ने का वेट नहीं करते। ये जो दो फिगर्स टूटी हुई हैं इसको टिक करना चाह रहा हूं ना मैं। आप इस 11,200 पे ना दो शाखें यूं निकाल लें, ऐसे करके 11,200 की दो शाखें निकालें। और एडजस्टमेंट 4 में कहता है अदर इनकम कंप्राइजेज ऑफ, यानी अदर इनकम में शामिल है क्या चीज? गेन ऑफ 3 मिलियन ऑन डिस्पोजल ऑफ व्हीकल फॉर 12 मिलियन कैश जिस पे हमें मिला था उस पे गेन आया। तो वो कैश की वर्किंग वो बाद में करेंगे जब एडजस्टमेंट दोबारा पढ़ेंगे जाकर। फिलहाल तो ये 3 जो है वो गेन ऑन डिस्पोजल है, और 8.2 क्या है भाई? ऊपर डाटा थाउजेंड्स में है, नीचे डाटा मिलियंस में है, तो ऊपर की फिगर ज्यादा है, सिर्फ इनको थाउजेंड्स में कर लेंगे। ठीक है ना? तो ये क्या है? 3,000 और ये क्या है? 8200। ठीक है, सही है। अब इनको पहुंचा देते हैं जहां पहुंचाना है। डिस्पोजल पर गेन, भाई गेन प्रॉफिट एंड लॉस को क्या करता है? क्रेडिट। तो डिस्पोजल को क्या करेगा? डेबिट। गेन प्रॉफिट एंड लॉस कितना? 3,000। टिक कर लें एक शाख को, एक उल्लू को टिक कर लें, एक उल्लू को टिक कर लें, हो गया टिक। दूसरा उल्लू कौन सा है? 8200। वो कह रहा है मेंटेनेंस इनकम है। मेंटेनेंस इनकम का तो लेजर मौजूद है। मेंटेनेंस इनकम के लेजर में कैश इस तरफ आएगा, नहीं तेजी करते हम, हमें जरूरत ही कोई नहीं है, हम हमेशा कैश पे वापस जाते हैं। इनकम के केस में कैश आएगा, कैश डेबिट, तो इनकम क्रेडिट। ठीक है जी, तो यहां पर हम लिखेंगे इनकम, वो जो प्रॉफिट एंड लॉस वाली फिगर होती है। ठीक है, कौन सी इनकम? मेंटेनेंस इनकम। ठीक है, कितनी जी? 8200। दूसरे उल्लू को भी टिक कर लें। अब 11,200 सारा ही टिक हो गया। ठीक है, नेक्स्ट बताएं। हैं? इंटरेस्ट एक्सपेंस भी तो है, बोलो नहीं है? इंटरेस्ट एक्सपेंस जाग रहे हैं सारे, मेरे साथ ही है ना? अच्छा शुक्र है, मैंने कहा कहीं गए बह गए। एक्सपेंस है, इंटरेस्ट एक्सपेंस है, लेजर बनता है हमेशा से। और अभी अभी तो इस तरफ प्रॉफिट एंड लॉस की फिगर नजर आई, अभी भी इधर इंटरेस्ट एक्सपेंस। सही एक्सपेंस है, तो फिर दोबारा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एक्सपेंस के केस में कैश पे हुआ करता है, तो इंटरेस्ट पेबल, ये एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट, तो फिर इंटरेस्ट एक्सपेंस जो प्रॉफिट एंड लॉस वाली फिगर है वो क्रेडिट साइड पे। कितना है जी? आपको नजर आ रहा होगा, सवाल तो बिल्कुल इजी है। ठीक है, यहां से कैश, यहां से, जिसको नहीं नजर आ रहा वो निकल जाए क्लास से। अगर ये एक्सपेंस है तो कैश इस तरह। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्या है जी? टैक्स एक्सपेंस। टैक्स एक्सपेंस, अब एक बार सोच लिया ना, बार बार क्यों सोचें पर्चे के अंदर। ये कैश है और ये टैक्स एक्सपेंस है जो प्रॉफिट एंड लॉस में आता है। कितना है जी? टिक कर लें जी, सारा प्रॉफिट एंड लॉस टिक हो गया है, कुछ भी नहीं बचा।
जी करें एडजस्टमेंट शुरू। कोई नोट तो नहीं कर रहा अभी, कोई रह गया हो पीछे? अब एडजस्टमेंट्स पे आ गए। चलें फिर सबकी तवज्जो। पॉइंट 1 हमने इग्नोर किया था, उसकी वजह हमने सेल्स सारी की सारी ही हमने डेटर लेजर में ले ली थी, ठीक है, इसलिए हमने इस पॉइंट को क्या कर दिया था, तो इग्नोर लिखने की बजाय टिक कर लें, बस हो गया। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, यूएल मेंटेन्स अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल रिसीवेबल्स एट 6%। इधर देखें ये कितने परसेंट है? 6%। तो इसका मतलब ये है 94% और ये होने चाहिए, सबर सबर सबर, सबको साथ मिलने दो, कैलकुलेटर सब ओपन कर लें। पता है, समझ आ गई, अब ज़्यादा समझ आ गई। 68,000 ये नेट है, 94 पे पड़ा है, 6% प्रोविजन है, हमने 100 पे जाना है, तो 68,000 डिवाइड बाय 94 मल्टीप्लाई बाय 100 34। अब पता है पेपर में आप क्या करते हैं, आप कहते हैं देखा नेट फिगर कितनी राउंड है, हमारी राउंड नहीं आ रही, हमने कुछ गलत कर दिया है। कुछ गलत नहीं किया भाई, बिल्कुल सही है, कुछ नहीं होता, क्या हो गया, ठीक है जी। ये बैलेंसिंग निकाल लोगे, 43 56,000 डिवाइडेड बाय 94 मल्टीप्लाइड बाय 100 59574। ये बैलेंसिंग 4। ओके, मार्कर चेंज करूं क्या हो गया? अच्छा जी, अब ग्रॉस डेटर्स आ गए 72। ओ 59। अच्छा, जब समझ ना आरियो क्लास है फिर चुप बैठे होते हैं, उसे समझ आ रही हो ना तो ज़्यादा ही चौकियाँ दिखा रहे होते हैं। 59574 या बिल्कुल समझ ना आ रही हो, कोई एक बात तो है। 72340 प्रोविजन। अच्छा, इसके साथ लिख लेना वर्किंग 6, क्लोजिंग के साथ भी वर्किंग 6, यहाँ पे ओपनिंग लिखेंगे वर्किंग 6, क्लोजिंग वर्किंग 6 जी। 3574 यहाँ पर 4340 डन। अभी मैं कुछ भी बैलेंसिंग नहीं करने की तरफ जा रहा, अभी बस एडजस्टमेंट्स पूरी करके ये सफा साइड पे रख दूंगा, फिर देखेंगे। ओके, नेक्स्ट, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर वाज 22,000। हाँ, बैड डेट, सॉरी बैड डेट की एंट्री रहेगी। ड्यूरिंग द ईयर ट्रेड रिसीवेबल 7 मिलियन वर रिटर्न ऑफ। 7,000 से बैड डेट की बजाय प्रोविजन को डेबिट करके डेटर्स को क्रेडिट कर, तो बैड डेट रिटर्न ऑफ है ये, बैड डेट रिटर्न ऑफ। ठीक है, नेक्स्ट है डेप्शन एक्सपेंस फॉर द ईयर वाज 22,500 जी। ये यहां पर आनी चाहिए, क्यों प्रॉपर्टी कहां जाएगी? डेप्शन एक्सपेंस कहां जाएगा? डेप्शन एक्सपेंस प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में नहीं आएगा। अस्तगफिरुल्लाह, कहते नो, डेप्शन एक्सपेंस 22,000। और भाई ये क्यों डेप्शन का क्रेडिट है, डेप्शन एक्सपेंस का डेबिट जहां पे है वहां से निकाल लेते हैं, टेंशन ना लें अभी, ठीक है। ये डेप्रीसिएशन है, अब ये डेप्रीसिएशन कुछ यहां पे और कुछ यहां पे पड़ी है, ठीक है। तो मैं यहां पर आपको इसकी छोटी सी ऐसी वर्किंग कर देता हूं, जो कि पर्चे में आप नहीं करेंगे। कहता है 22,500 है टोटल डेप्रीसिएशन एक्सपेंस, ऐसे ही है, जिसमें से 70% पड़ा है कॉस्ट ऑफ, कितना बनता है 70%? 15,750 और ओके, ये कहां पे मौजूद है? कॉस्ट ऑफ सेल्स। ये कहां पे मौजूद है? जब नहीं बताया तो ऑपरेटिंग में ही बड़ा होगा, टैक्स में तो नहीं ना हो सकता, इंटरेस्ट में तो नहीं ना हो सकता, कॉस्ट ऑफ सेल वाला बता दिया, सेल में तो नहीं ना हो सकता, तो फिर ले देगी जी रह जाता है, ठीक है। अब इधर देखें, ये एडजस्टमेंट पेपर में कोई अलग वर्किंग नहीं करनी, ये यहीं पे ब्रैकेट में ही कर देनी है। इधर देखें, सवाल वाला 187,500 उठाएंगे, ठीक है, उसमें से माइनस क्या करेंगे? 15,750।
क्योंकि ये अगर हम यहां से 15,750 माइनस ना करें तो फिर क्या होगा, ये इधर बढ़ जाएगा, तो इधर कैश या जो भी फिगर बैलेंसिंग आनी है उसने भी ग्रॉस अप हो जाना है। ठीक है, तो बताएं जी। बस वो ऊपर लिख ही देते हैं ना, यहाँ पर लिख देते 17,1750। ठीक है जी, सही हो गया, समझ आ गई बात। यहाँ लिखना चाहो तो ब्रैकेट में आंसर लिख लो, चलो लिख लो, बाद में ये ना कहना है कितों आ गया 17, हालांकि स्टार लगाया हुआ, और आप कुछ भी कर सकते हैं घर जाकर। ओके, इसमें से कॉस्ट ऑफ सेल निकल गई। यहाँ पर आओ, यहाँ पर सवाल वाली फिगर उठाओ, 4,6,7,66, यहाँ से माइनस करो 6,7। अच्छा ऐसा है, आप यहाँ पर ब्रैकेट में भी शो कर सकते थे, ये वाली वर्किंग थोड़ी करेंगे वहाँ पे जाके, ट्री थोड़ी बनाएंगे, आप ब्रैकेट में ही लिख दे 22,500 इंटू 70, यहाँ माइनस लिखते, छोटी ब्रैकेट डालते 22,570 हो जाता ना, फिर भी यहाँ पे लिखते 22,530। ओके चले, लेकिन अभी इसको टोटल ना करो, उसकी वजह अभी बैड डेट एक्सपेंस भी पड़ा हुआ है सवाल के अंदर, जो फेस पे नजर नहीं आ रहा, तो वो भी यहाँ पे पड़ा है, उसने भी यहाँ से माइनस होना है, उसके बाद ही कोई फिगर निकलेगी जिसको हम लिखेंगे यहाँ पर। बहरहाल ये जो नजर आ रही है ना फिगर, ये तो पक्का गलत है, ये तो सही नहीं है। ठीक है, सही वाली फिगर तो पेपर में ये काटा नहीं करेंगे, पेपर में हम स्टार से ही स्टार्ट कर लिया करेंगे। ठीक है, चलें आगे, पॉइंट 3 टिक कर लें। पॉइंट 4 में बस 12 मिलियन रह गया था, अगर वो देख लें तो मेरे ख्याल में पॉइंट 4 भी टिक ही हो जाएगा। ठीक है, 12 मिलियन क्या है जी, कैश। इधर देखें, डिस्पोजल के अकाउंट में कैश डेबिट डिस्पोजल 12,000। ठीक है, अब रख दो सवाल को साइड पे, अब हमें सवाल से कुछ नहीं लेना। ओके, हमें गेन मिल गया, कैश भी मिल गया, अब एक चीज रहेगी, ये बैलेंसिंग, वो क्या है, कॉस्ट, बल्कि बुक वैल्यू ही निकलेगी हमारे पास। तो 9,000 वाले एसेट पे 12,000 मिला तो 3,000 गेन आया ना, तो ये क्या है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की जो बुक वैल्यू। ठीक है, अब इस लेजर से हमने कैश को यहां पर लिखा, कैश रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ व्हीकल, हाँ डिस्पोजल या सेल, लेकिन सवाल में गिवन था, वर्किंग का रेफरेंस देने की जरूरत नहीं है। और ये 9,000 यहां पर प्रेजेंट कर दिया हमने डिस्पोजल। ठीक है, डन, दिस लेजर इज ओवर। अब मैं इसको बढ़ा बैलेंस करने के लिए तो रिवेल्यूशन सरप्लस ने आवाज लगाई, ओ हेलो, तुम्हें नहीं उस्ताद ने समझाया था कि CWIP आ जाए या रिवेल्यूशन सरप्लस आ जाए तो पहले उसको बैलेंस करना फिर उधर जाना। मैंने कहा हाँ यार बात तो ठीक है तुम्हारी, तो पहले तुम्हारे पास आ जाते हैं तो तुम हो जाओ बैलेंस। उसने कहा बस 10,000 इसी साल आया है, तो और क्या हो सकता है, सरप्लस आएगा तो ये रिवेल्यूशन सरप्लस बढ़ता है ना, तो ड्यूरिंग द ईयर रिवैल्यूएशन हुई जिस पर हमारी एंट्री पड़ी होगी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट डेबिट रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट, तभी तो ये बने। ठीक है, तो 10,000 से रिवैल्यूएशन सरप्लस, वर्किंग नंबर कौन सा है, 9 से ये फिगर आई है। ओके, अब चेक कर लें, अगर बैलेंस हो गया तो फबेहा, ना हुआ तो बैलेंस निकल आएगा। कितना लें जी, एडिशन भी हुआ। जब सब कुछ हमने कर लिया सवाल में जो गिवन था, तो फिर ये क्या है, ये कैश है, बैलेंसिंग फिगर। ठीक है जी, कैश पेड फॉर एडिशन इन PPE, वर्किंग नंबर 2, 60,000 नेगेटिव। ठीक है, डन। यहां से कैश निकल आएगा। ओहो, स्टॉक को भी कर ही लेते हैं, स्टॉक बैलेंसिंग फिगर क्रेडिटर की देगा यहाँ पर कितनी, 18475। ठीक है जी, ये यहाँ पे उठाकर ले आए 18475।
750 वर्किंग 3 से, ठीक है। और अब इसका कैश बैलेंसिंग बता दो। 1,877,50, ठीक है जी। ये क्या है जी? कैश पेड टू सप्लायर 1,8, अच्छा सही वाला बता दो। ये सही है, ये सही आया, ओके। ये 1,850, ओके। 1,8175 बेटा, जो एक बच्चा बता रहा हो उसके बाद बाकी इसी तरह से 2-3 बच्चे 4 बच्चे, वैसे तो सबको कैलकुलेशन करनी चाहिए, वो रिकन्फर्म करते चलते जाते हैं, ठीक है। तो रिकन्फर्म लाजमी किया करें। किसी एक बच्चे की बताई हुई फिगर को सवाल के आपने सोल्यूशन पे नहीं लिखा करना जब तक मैं कंफर्म ना करूँ। मेरे से कंफर्म कैसे होता है? जब 5, 6, 7 बच्चों की तरफ से कैलकुलेशन आ जाती है, ठीक है जी। हमारे पास ये लेजर ओके हो गया, ये भी ओके हो गया। अब इधर आ जाओ, बैलेंसिंग। मजे की बात यह है ना कि इस सवाल का सलूशन भी नहीं ना हमारे पास, इसीलिए तो कोई मसला नहीं है, सबकी कैलकुलेशन होनी चाहिए इसमें। तो आज तो बुक खोल के बैठने वाले भी बेचारे नहीं बैठ सक रहे जी। 3 4 3 2 3, अच्छा देखें, कोशिश करें ऐसे बता लें फिगर के मुझे समझ आ जाए। 2 5 3 2 3 4, 2 5 3 2 3 4 इनफ्लो। कैश रिसीव फ्रॉम जी, इधर ये 7766 कहाँ पड़ा है? ये बैलेंस, ये इनकम स्टेटमेंट, ये इनकम स्टेट, बस टाइम कम है बेटा। ये इनकम स्टेटमेंट के फेस पे नजर नहीं आ रहा, तो ये भी हमारे पास ये वर्किंग की एडजस्टमेंट थी जी। कितना? 7766, यहाँ पर रेफर कर लो वर्किंग नंबर 5 बेटा। वर्किंग 4 में डेटर पड़े हैं, बैड डेट मत ले आना, प्रोविजन लेकर आनी है। यहाँ पर 7,000 तो एक्चुअली लॉस था, ये इंक्रीज भी तो एक्सपेक्टेड लॉस है, मिलकर ही फिगर जाया करती है, आपको पता है इकट्ठी जी। बोलें 322, ये फिगर यहां पर आएगी 32250, ठीक है, स्टार के साथ, ओके। ये लेजर ओके हो गया, ये खत्म है। ये 25,000 का कैश दे रहा है, देख लो, बिल्कुल कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है, अपेरेंटली नजर आ रहा है, ठीक है। ये कैश इनफ्लो हुआ कितना? 25,000 कैपिटल इंजेक्टेड, पॉजिटिव, ठीक है। आगे बढ़े, एक चीज आप भूल गए थे मुझे ऐड करवाना, सवाल में पैट की बंदा रिटेन अर्निंग में लिखवाना चाहिए था। बोलें 32934, ओके। चेक करें, हो सकता है कोई डिविडेंड हो सकता है कोई ट्रांसफर हो, ट्रांसफर होता चेक करना चाहिए था वैसे, चलो, लेकिन नहीं है जी, कुछ नहीं है। बैलेंस शुक्र है, देयर इज नो ट्रांसफर, रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट, देयर इज नो डिविडेंड, बैलेंस हो गया। आप कहोगे ट्रांसफर कैसे नहीं हुआ? भाई लैंड भी तो हो सकता है रिवैल्यू हुआ हो, या साल के आखिरी दिन हो सकता है ये रिवैल्यूएशन हुई हो। इन एनी केस ट्रांसफर तो कुछ भी नहीं होना था, ठीक है। लॉन्ग टर्म लोन 2000 रीपे हो रहा है, देखें जी, 2000 लोन रीपेड, ठीक हो गया। नेक्स्ट, इंटरेस्ट पेएबल से कैश कितना निकल रहा है? 30500, 30500 वर्किंग बता दो भाई। टैक्स पेड कौन सी वर्किंग में? 15 में। जरा चेक करो बैलेंसिंग फिगर कैश की तो निकल रही है, मैंने कहा चलो कितना? 27,500, और आपने देखा कोई डिविडेंड पेड नहीं निकला, अच्छी बात, एक रह गया बस। बैलेंसिंग बताओ,
ये मेंटेनेंस इनकम भी तो रिसीव, कैश भी तो रिसीव हुआ होगा 60। देखें, इसको मैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में नहीं रख सकता, इन्वेस्टमेंट नहीं है, मेंटेनेंस सर्विस में तो ऑपरेशंस का ही पार्ट है। अगर कोई इन्वेस्टिंग में लिख भी देता है, कोई इनफ्लो लिख देगा, कोई इतनी बड़ी सजा नहीं मिलेगी, लेकिन बहरहाल ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, मेंटेनेंस इनको मेंटेनेंस सर्विसेज दे रहे हैं, उसके ऊपर इनकम मिल रही है, तो ये भी हमारे ऑपरेशंस का ही पार्ट है। तो यहाँ पे इसलिए मैंने कहा था 1-2 लाइनें खाली रखा करो। कैश रिसीव्ड फ्रॉम मेंटेनेंस सर्विसेज, वर्किंग नंबर 14, कितना जी 6200। एक चीज रह गई है, हाँ कितना 30250 30 ले जी 30250। आप मुझे इसका टोटल बताइए, मैं बाकी टोटल आपको मैं बताता हूं। क्या याद करेंगे, मुश्किल काम मैं कर देता हूं, ये भी ना गलत हो जाए, अल्लाह करे। सही हो गया, चेक कर लेना मेरे वाले। इसका कितना है जी 16434 पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव 48,000, सी पॉजिटिव 23,000। आंसर बताओ। तू पीछे रही, टोटल कर पुत्र 16 8566। या अल्लाह खैर, 48,000 पॉजिटिव लिखो। पिछली क्लास में सही हो गया था, पिछली क्लास में सही डर रहा था, वैसे ज्यादा पिछली क्लास में डरता। मैंने कहा या अल्लाह चवल न बज गई रात को सवाल बनाते हुए हैं, रात बहुत लेट हो गया सवाल बनाते बनाते। मैंने कहा ये ज़रूरी है, वरना आएँ बाएँ शाएँ करनी पड़ेगी क्लास में। सादा सादा सवाल हैं, उनको डिस्कस करते हुए कैसे टाइम किल करेंगे, अच्छा सवाल बन जाए। तो बहरहाल अल्लाह ने सवाल भी बनवा दिया। सोल्यूशन लियाकत का लेके जाइएगा, उसमें एक छोटी सी गलती जो अभी भी रह गई थी वो हमने सही कर ली। दोबारा करो, ये तो फ़ायदा ही फ़ायदा है जितनी बार सवाल करोगे, ठीक है। ज़िंदगी रही तो कल मिलेंगे। सोल्यूशन लाजमी लेके जाइएगा, एंड में मौजूद है। अगले वाला